Good morning everyone. Good morning, sir. Welcome to the second part of the chapter from the diary of Anne Frank. Right? इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने कल डिस्कस किए थे और बिगिनिंग आपको बताई थी एन फ्रैंक की लाइफ के बारे में, राइट? कि एन फ्रैंक को डायरी लिखना पसंद था और डायरी को वो मानती थी अपना ट्रू फ्रेंड। क्या मानती थी? ट्रू फ्रेंड। यानी वो इंसानों से ज़्यादा डायरी पे भरोसा करती थी। अभी जब आप चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो इसमें एक लाइन बड़ी खूबसूरत सी लाइन आएगी जहाँ पे एन फ्रैंक कहती हैं पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब देखिए सेंटेंस क्या है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। देन पीपल, यानी लोगों से ज़्यादा धैर्य तो कागज़ों में होता है। ये एन फ्रैंक ने कहा है। क्यों? क्योंकि उससे लगता है कि अगर हम किसी लोगों को अपनी बात बताएं, कोई भी आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है, या जिसको भी आप अपनी लाइफ में देखते हैं आसपास के लोगों में, अगर आप उनको अपनी कोई खामी या कोई बात बता दें अपने बारे में, वो दुनिया को बता देते हैं। उनके पेट में वो बात पचती ही नहीं है क्योंकि उनके अंदर उस बात को संभाले रखने का धैर्य है ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी कागज़ में बात लिख देते हैं, कोई भी अपनी बात, अपनी कमी, अपनी परेशानियों को, वो कागज़ को जब आप फोल्ड कर देते हो तो वो बात आपकी उसी पन्ने में दबी रह जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है। इसीलिए एन फ्रैंक कहती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य है, यानी वो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि किटी यानी डायरी इज़ माई ट्रू फ्रेंड, कि जो डायरी है वो मेरी ट्रू फ्रेंड है। चैप्टर के नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपको ऑलरेडी कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक रिवीजन के तौर पे, जिससे आपको हमेशा के लिए चैप्टर ये याद हो जाए, राइट? देखिए चैप्टर का नाम तो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, राइट? और ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी। साथ साथ ये बताया गया था कि ओरिजिनली में इसका नाम क्या था? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो एन फ्रैंक के खत्म होने के बाद उनके फादर ओटो फ्रैंक ने पब्लिश करवाई थी। किसने पब्लिश करवाई थी? अच्छा, एन की फैमिली से कोई नहीं बचा था, लेकिन उनके फादर जो थे वो बच गए थे। एन फ्रैंक की सिस्टर जिससे थोड़ा वो क्लोज थी, उनका नाम क्या है? मार्गरेट फ्रैंक। क्या नाम है? मार्गरेट फ्रैंक, राइट? चैप्टर में उनकी मदर को मेंशन नहीं किया गया है, उनके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया, केवल कुछ कैरेक्टर्स को बताया गया है। अभी एक टीचर आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो मार्गरेट फ्रैंक उनकी सिस्टर का नाम है, ओटो फ्रैंक उनके फादर का नाम है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? एन क्या थी? वो अपनी डायरी को नाम बोलती थी किटी, राइट? जिसमें वो लिखती थी अपने बारे में, अपने ख्यालों को, जज्बातों को, उसे उन्होंने किटी नाम दिया हुआ था। साथ साथ वो कहती थी किटी मेरी एक तरह से ट्रू फ्रेंड है, यानी वो अपनी डायरी को अपनी मित्र मानती थी। एन फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929 को, ठीक है? और जो किताब लिखी गई थी अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो उनके 13th बर्थडे पे एक किटी नाम की डायरी मिली थी, एक डायरी दी गई थी उनके 13th बर्थडे पे, जिसका नाम उन्होंने किटी रखा। उसके बाद जब उनके पिताजी ने वो किताब को पब्लिश किया तो वो पब्लिश हुई थी 1947 में। कब पब्लिश हुई थी? 1947 में। और इसको याद करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा देश भी आज़ाद हुआ था 1947 में। तो इस तरह से हमको ये याद हो जाएगा, राइट? बहुत मुश्किल है, यानी बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में ऐसे आपको डेट्स पूछ ले कि पब्लिश कब हुई थी या डेट ऑफ बर्थ क्या थी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है तो वो पूछते हैं, वैसे इतना डीप में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, जो कि यू नेवर नो एग्ज़ाम में क्या आ जाए। तो सब कुछ पता होगा तभी तो आप अच्छे से नंबर ला पाएंगे ना। फुल मार्क्स लाने का एक ही तरीका है कि सब कुछ पढ़ो। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत से बच्चे पूछते हैं ना कि सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, कि सर कौन कौन से क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। जो बच्चे टॉपर होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे बच्चे, ने कहा जाता है कि नंबर अच्छे एग्जाम में लाते हैं, दे डू नॉट फाइंड एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनके लिए कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दे फोकस ऑन कंप्लीट कंटेंट। वो पूरे कंटेंट पे फोकस करते हैं कि यानी हमने अगर इस चैप्टर को तैयार किया है तो इसको हम पूरी तरह से तैयार करेंगे जिससे मेरा क्वेश्चन कहीं पे गलत हो ही ना। हम ये सोचें ही क्यों कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई जो आपके एग्जाम में आ गया वो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यू नेवर नो व्हाट कम्स इन एग्जामिनेशन। आपको पता ही नहीं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो बेहतर यही है कि पूरा तैयार करिए, कोई भी चीज़ नहीं छोड़िए। जो चीज़ आपने छोड़ दी वही एग्जाम में आनी है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए, तभी आप तैयारी कर पाएंगे। जिस क्वेश्चन को आप याद करने से पहले कहें इसको छोड़ो मैं नहीं पढ़ूंगा, वही एग्जाम में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि वही बच्चे टॉप करते हैं जो पूरा पढ़ते हैं। तो
तो आपको पूरी तैयारी करनी है, राइट। एक एक पॉइंट्स को, छोटे पॉइंट्स को, हर चीज़ को पढ़ के रखना है जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। सो शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ? शुरू करें अगला पैराग्राफ? चलिए, कल फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने डिस्कस किया था एन की बिगिनिंग लाइफ में, यानी एक चैप्टर की एक तरीके से भूमिका को तय कर लिया था कि एन है कौन और क्या चीज़ें हैं। The diary was given to Anne Frank on her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942. अब देखिए, ये एक important डेट आई है, 12 जून 1942। 12 जून 1942। देखिए, 12 जून 1942 का मतलब ये है कि एन ने जब डायरी लिखना शुरू किया तो डायरी में जो पहली बार लिखा था, जो फर्स्ट डेट डाली गई थी जब से उन्होंने लिखा था, वो डेट थी 12 जून 1942। उनके 13th बर्थडे पर उनको डायरी मिली थी, इसका नाम उन्होंने किटी रखा। और इस डायरी में जो पहली एंट्री उन्होंने करी थी, जो पहली डेट डाल के शुरुआत की थी, वो थी 12 जून 1942। इस बात को याद करिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Until its final entry of 1 अगस्त 1944, और आखिरी एंट्री उन्होंने जो उसमें करी है वो है 1 अगस्त 1944, यानी लगभग 2 साल, लगभग 2 साल। 2 साल का डेटा उन्होंने अपनी डायरी में लिखा और उसी 2 साल की लिखे हुए डेटे की पूरी किताब बन गई अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यानी सोचिए किस खूबसूरती से उसने अपने जज्बातों को बयां किया होगा उस डायरी के पन्नों में कि आज उसने एक किताब का नाम ले लिया, राइट। चलिए, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेज एंड बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक। अब देखिए, जब ये बुक लिखी गई थी, जब एन फ्रैंक ने लिखी थी, तो ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी वो थी डच। कौन सी लैंग्वेज थी? डच। उन्होंने डच लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। उसके बाद इस किताब को पूरे वर्ल्ड में जब पढ़ा गया तो अलग अलग भाषाओं में पब्लिश किया गया। इंग्लिश में भी आई, स्पेनिश में भी आई, जर्मन में भी आई, अलग अलग लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया जिससे हर कंट्री के लोग इसको पढ़ सके। और अपने टाइम में ये वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक बनी, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बनी। सोचिए एन फ्रैंक ने किस तरीके से लिखा होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस किताब को पढ़ा गया। There have also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim. अब देखिए, जब नाजी ऑक्यूपेशन हुआ था, एन फ्रैंक जब उस डायरी में अपनी चीज़ों को लिखती थी तो दुनिया के सामने जब वो डायरी के पन्ने गए या लोगों ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो दुनिया ने यह एहसास किया कि किस तरीके से एन फ्रैंक, यानी एक यंग माइंड, एक छोटी बच्ची, उसने कितनी एक खूबसूरती से अपने जज्बातों को बयां किया है उस डायरी के पन्नों में, राइट। कि किस तरह से वो एक विक्टिम रही, किस दहशत में उसने अपने वो पल गुजारे, राइट। एक एज होती है, टीनेज बच्चों वाली एक एज होती है जिसमें आदमी, बच्चे को बहुत सारे ख्याल बुनता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन ख्यालों को कैसे उसने डायरी के पन्नों पे लिखा और लिखने का वो तरीका कि सामने वाले को बिल्कुल छू जाए। जो भी उसको पढ़ता था लगता था कि कोई अपनी ही कहानी पढ़ रहा हो या कोई आप बीती कोई सुन रहा हो। तो ये इस लिखने का जो तरीका था एन फ्रैंक का, वो इतना बेहतर था कि आज पूरी दुनिया उस डायरी को पढ़ती है, ठीक है। चलिए, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एन फ्रैंक लिखती हैं कि डायरी लिखना एक बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस है मेरे जैसे इंसान के लिए। क्यों? एन फ्रैंक अपने आप को ऐसा क्यों कहती हैं कि उनके जैसे इंसान के लिए डायरी लिखना एक बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस है? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी that later or neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have even greater people to get all kind of things off my chest. देखिए, एन फ्रैंक जब डायरी लिखती हैं तो उनके जहन में ख्याल आता है। ख्याल क्या आता है कि यार मैं डायरी लिख रहा हूँ, भला मेरी डायरी में किसी को कोई इंटरेस्ट क्या होगा,
कौन पढ़ना चाहेगा मेरी डायरी को? लेकिन तुरंत एक ख्याल और भी आता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, इट डजेंट मैटर फॉर मी, कि कोई पढ़े या ना पढ़े, मेरे लिए इस डायरी से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है और कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं अपने ख्यालों को बता सकूं। इसलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। तो एक तरीके से पहले ख्याल तो उनके अंदर भी आया कि डायरी तो अजीब सा एक्सपीरियंस है, किसी को कोई इंटरेस्ट क्या होगा, फिर कहती है किसी से हमें क्या मतलब है, वो अपने लिए लिख रही हैं, अपने ख्यालों को लिख रही हैं, और उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। अब जिस लाइन को मैं आपसे बता रहा था, एक खूबसूरत सी लाइन, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है और इसको एन फ्रैंक डिफाइन करते हुए ये बताती हैं कि क्यों ऐसा है। और आपको बता दूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर लॉन्ग आंसर में यही लाइन आ जाती है और लाइन में लिखा होता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, एक्सप्लेन इट, कि एक्सप्लेन करिए कि भाई एन फ्रैंक ने ऐसा क्यों कहा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आप समझिए, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर यानी कागज, हैज़ मोर पेशेंस, ज़्यादा धैर्य है लोगों से, देन पीपल, यानी लोगों की क्षमता से ज़्यादा धैर्य किसमें है? पेपर में है। इसका मतलब ये है कि एन फ्रैंक पेपर पे बिलीव कर रही हैं, लोगों पे नहीं, राइट? उसे लगता है कि अगर लोगों को हम कोई बात बताएंगे तो दुनिया को बता देंगे, लेकिन अगर मैंने कागज़ के पन्ने पर बात रख के दबा दी तो वो दबी रह जाएगी, वो किसी से आपसे कहने नहीं जाएगी, राइट? इसलिए उसने कहा पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आइए पढ़ते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin and in my hand and bored and listless, wondering whether to stay in or go out. एन फ्रैंक कहती हैं, ये मेरे दिमाग में ये ख्याल तब आया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जब मैं एक बार अपने घर पर बैठी हुई थी, अपने हाथ को चिन पे ऐसे रखकर और सोच रही थी कि मैं बहुत बोर हो रही थी, एकदम लिस्टलेस, यानी जैसे किसी को कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो, एकदम अलग थलग आइसोलेटेड हो पूरी तरीके से, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही थी कि जैसे कोई मतलब ही किसी को ना हो मुझसे, और सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं। अपने विचारों को जब सोच रही थी तब उनको ये ख्याल आया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई फाइनली स्टेड, लेकिन मैं अंततः रुकी, बाहर नहीं गई। वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make it a bit of difference. एन फ्रैंक कहती है मैं डायरी में जो भी लिख रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और भी पढ़े, वही पढ़े जो मेरा ट्रू फ्रेंड हो, यानी कोई मुझे एक रियल फ्रेंड मेरा मिल जाए, जो रियल फ्रेंड हो, जिससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो, रियल हो, यानी वो दिखावा ना हो, वो दिखावटीपन ना हो, रियल फ्रेंड हो। क्या मतलब होता है रियल फ्रेंड का? जब एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, रियल फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड डजंट मीन कि समवन हु लुक्स लाइक हैंडसम और ब्यूटीफुल। दोस्त का मतलब ये नहीं कि जो कोई बहुत खूबसूरत दिखे या हैंडसम दिखे। फ्रेंड डजंट मीन रिच और वेल्दी, कि कोई बड़ा अमीर सा हो, बहुत धनवान वाला हो, राइट? फ्रेंड डजंट मीन हु टॉक्स ब्यूटीफुली। फ्रेंड का मतलब ये नहीं जो आपसे बहुत खूबसूरती से बात करे, बड़े प्यार से बात करे कि यार तुम तो बड़े अच्छे हो। फ्रेंड डजंट मीन टू ऑल टाइम प्रेज यू, जो आपकी हमेशा तारीफ करे, वो फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड इज समथिंग हु टेल्स यू द राइट वे। फ्रेंड वो है जो तुम्हें सही चीज़ बताए, सही दिखाए। अगर तुम गलत हो, तुम्हारे मुंह पे कहते गलत हो तुम, यू आर रॉन्ग। अगर तुम सही नहीं कर रहे हो तो तुम्हें सीधे कहे तुम सही नहीं कर रहे हो, ना कि ये सोचे कि तुम्हें कैसा लगेगा। अगर वो ये सोचे कि तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे सामने मैं ऐसी बात रखूँ या ना रखूँ, तो फ्रेंड नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ आपके सामने बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत होते हैं। फ्रेंड वही होता है जो तुमसे कभी कुछ कहने में शर्माए ना, तुमसे कभी कुछ कहने में कुछ सोचे ना। अगर तुम गलत हो, तुमको वहीं पे बताए कि तुम यहाँ पे गलत हो, राइट? और जिससे आप कभी कुछ कहने में सोचे ना। आप कुछ भी अगर आपको बताना है, कुछ भी आपको शेयर करना है, कुछ भी आपको पूछना है, इफ समवन इज देयर टू लिसन यू एंड समवन इज देयर टू रिस्पॉन्ड यू, कोई है जो आपको सुने और रिस्पॉन्ड करे, सिचुएशन में आपका साथ दे, वो है आपका रियल फ्रेंड। जिसको अगर आपको कभी भी कॉल करना हो ना, तो आपको सोचना, सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि फ़ोन करूँ या ना करूँ, बिजी होगा ना। अगर ऐसा है तो फ्रेंड नहीं होगा। फ्रेंड होगा तो आप कभी भी कॉल कर लेंगे, कभी भी पूछ लेंगे, कुछ भी कह लेंगे, कोई बात शेयर कर लेंगे, उससे कुछ भी छिपाने के बारे में आप सोचेंगे ही नहीं, तभी आपका कोई रियल फ्रेंड है।
बाकी तो सब मोह माया है, दुनिया में लोग चले आ रहे हैं मिलने वाले हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं, सब हाथ मिलाते हैं, प्यार से बात करते, पर कहेंगे यार आज तुम अलग लग रहे हो। यानी वो फ्रेंड नहीं, वो मिलने वाले लोग हैं। मिलने वाले बहुत होते हैं, फ्रेंड कोई एक या दो होते हैं, राइट। तो एन फ्रैंक भी कहती है कोई रियल फ्रेंड जब उनकी लाइफ में आएगा तो वो चाहेंगे वो डायरी पढ़ पाए, लेकिन और कोई ना। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब वो कहती, वापस से आते उस पॉइंट पे कि मैंने डायरी क्यों रखी, क्यों लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा आई डोंट हैव फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसा कहती है एनी फ्रैंक। फ्रेंड नहीं है इसलिए वो डायरी लिखती हैं, ठीक है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, कहती है मैं और क्लियरली आपको बता दूं, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। वो कहती कोई भरोसा ही नहीं करेगा कि 13 साल की एक लड़की इस पूरी दुनिया में अकेली है। कौन भरोसा करेगा कि 13 साल की लड़की के पास फैमिली है, परिवार है, वो अकेली है? अरे ऐसे कैसे अकेली है? अकेला इंसान सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, मेंटली अकेला होता है। अकेलापन क्या होता है? अकेलापन ये नहीं होता है कि आपके आसपास एक लोग ना हो तो को आप अकेले हो। आसपास तो पूरी दुनिया भी होती है। आप बाहर निकलिए मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कितने हैं जो आपसे मिलने वाले हैं? कितने हैं जो आपका हालचाल पूछने वाले हैं? कितने हैं जो आपका दर्द बांटने वाले हैं? कितने जो तुमसे पूछने वाले हैं कि तुम किस परेशानी में हो? कोई नहीं है। तो भीड़ तो बहुत है, अपना कोई नहीं है। भीड़ तो बहुत है लेकिन अपना कोई नहीं है। यही बात करी एनी फ्रैंक। वो कह रही मैं अलोन हूं, कंप्लीटली अलोन। 13 साल की बच्ची कह रही थी जिसके पास फैमिली है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वो कह रही है कि आई एम अलोन। अब अलोन क्यों कह रही है? देयर इज अ रीजन। I am not. I have loving parents, a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. वो कहती है मेरे परिवार है, मेरी सिस्टर है, लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं मित्र कहती हूँ। सोचिए 30 लोग ऐसे हैं जिनको एन फ्रैंक मित्र कहती हैं, फ्रेंड कहती हैं, उसके बाद भी कहती है आई एम अलोन। इसका मतलब क्या? वो 30 लोग कौन हैं? सिर्फ मिलने वाले हैं, पहचानने और जानने वाले नहीं हैं। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट एंड गुड होम। प्यारी परिवार है, एक प्यारी सी आंटी है, एक प्यारा सा घर है। नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड। कहती है देखने में लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, एक सच्चा मित्र नहीं है। All I think about when I'm with friend having a good time, I can bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other in any case. That's just how things are, and unfortunately they are not liable to change, and that's why I have started a diary. वो कहती है शायद मेरी ही गलती होगी, इतने सारे लोग हम, किसी से आज तक मेरा दिल मिला ही नहीं, किसी के हम क्लोज गए ही नहीं, इसीलिए हम अपने आप को अलोन फील करते हैं। तो कहती है मैंने क्या किया? डायरी लिखना शुरू किया और डायरी को बनाया अपना मित्र। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट दैट दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट फ्रेड किटी। एन फ्रैंक कहती है मैं जब डायरी लिख रही हूँ तो कुछ ऐसा नहीं जो मैं डायरी पे लिखूँ उसको याद करूँ या मैं सोच के बैठूँ कि मैं डायरी पे यही लिखूँगी। वो कहती है मैं डायरी को एक ट्रू फ्रेंड मानती हूँ, तो जो मन होगा वो शेयर करती हूँ डायरी से, और मैं अपनी इस ट्रू फ्रेंड को नाम देती हूँ क्या? किट्टी, राइट। तो आज के इस पार्ट में हम लोगों ने एन फ्रैंक की स्टोरी में मिडिल पार्ट तक ये समझा कि एन फ्रैंक ने डायरी क्यों लिखना शुरू किया और पेपर हैज़ मोर पेशेंस का मतलब क्या था। अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे आने वाली चीज़ें जो एन फ्रैंक के साथ क्लासरूम में हुई, राइट। तो ये था आज का सेकंड पार्ट। वेट करिए थर्ड पार्ट में, जब तीसरा पार्ट ओवर होगा उसके बाद आएगी एमसीक्यू सीरीज। संडे को रेडी रहिएगा नेल्सन मंडेला के 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।